एक वोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उनसे पूछो जो एक वोट से हार गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव्स यूपीएससी समाचार। इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और इलेक्शंस की जो अवेयरनेस है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफी सेल्फी शेयर करी जा रही है और ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो वोट कीजिए। अब हम समझेंगे कि किस तरह से मतलब इलेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में वोल्केनो फट गया है या दुबई में फ्लड आ गई है ना। और यूएस और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, इंडो पैसिफिक में इंडिया ने अपना जो स्टांस है वो चेंज किया है साउथ चाइना सी को लेके। तो कुछ न्यूज हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम डेली डाल देते हैं। हाईलाइटेड पीडीएफ जो है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में वोटिंग आज से स्टार्ट हुई है और करीबन 102 लोकसभा सीट्स के लिए फाइट रहेगी। ठीक है, टोटल 543 सीट्स पे फाइट होती है और करीबन आई थिंक 6 फेज में ये कराया जाएगा। फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है। इंडोनेशिया में वोल्केनो फटा है। वोल्केनो वहां फटना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से कनेक्टेड है। तो वहां आए साल मतलब कई बार वोल्केनो फटते रहते हैं और वहां ये चीज बहुत कॉमन है। तो ये ह्यूमन को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो डिजास्टर और उस ये टॉपिक में वहां कवर हो जाता है। जो वाइस एडमिरल हैं त्रिपाठी जी, वो नेवी चीफ बनने वाले हैं अगले। श्रीनगर को लाइकली है कि वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर आ जाए, ऐसा संभावित है कि उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह की जो न्यूज आती है कि कोई हमारे शहर को कोई इंटरनेशनल किसी इंडेक्स में किसी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, फाइनलाइज किया गया, तो वो प्री में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इंडिजियसली बिल्ड जो क्रूज मिसाइल है वो हमने टेस्ट कर ली है उड़ीसा से कोस्ट से। इन्फोसिस कह रहा है कि थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो रहा है लेकिन हम नए हायर नहीं करेंगे, तो कोई खास न्यूज नहीं है। इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में और हेल्थ में अगर हमें अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, तो यूज करना है। तो आईएमएफ ऐसा कह रहा है, कोई नई बात नहीं है, हमें ही पता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है जो यंग पॉपुलेशन हमने हमारे डेमोग्राफी की वजह से जो हमें फायदा हो रहा है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है और 50% पॉपुलेशन 25 से नीचे है। तो इस यंग पॉपुलेशन को अगर हमने एजुकेशन नहीं दी, स्किल नहीं दी, हेल्थ अच्छी नहीं दी, तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। यूएसए वाले अपने ही सीनेट में कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर डब्ल्यूटीओ के जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो सोल्व कर ले तो हमारे लिए फायदा होने वाला है। इसमें भी अच्छे पॉइंट्स देखेंगे। ह्यूमंस के अंदर बर्ड फ्लू के केसेस मिल रहे हैं, हमारे लिए काफी कंसर्न है, तो हमें इसके लिए भी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ सकती है। ठीक है, इंडिया का न्यूसेंस अप्रोच है साउथ चाइना सी में। न्यूसेंस मतलब थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे हमने थोड़ा सा चेंज किया। पहले हम डायरेक्टली चाइना को काउंटर नहीं करते थे, अब हमने साउथ चाइना सी में खुल के बोला है, हल्ला बोल टाइप का, कि भाई नहीं चलेगा साउथ चाइना सी में। चाइना का थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलता है, बाकी जो देश है उसने दबा के रखा है। तो इंडिया ने कहा है कि भाई आ, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, लॉ बेस्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर है या यूनाइटेड नेशंस क्लोज करके जो लॉज है वो चाइना को मानने चाहिए, बिकॉज चाइना एग्रेसर है। और रिसेंट में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी कई गांव के नाम चेंज किए, या गलवान वैली जो हुआ 4-5 साल पहले। तो चाइना कॉन्स्टेंटली थ्रेट देता रहता है अपने नेबर्स को। तो चाहे तो अब जो नया भारत उभर रहा है ये इसको काउंटर देने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, पहले हमारी लुक ईस्ट थी, अब हम एक्ट ईस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये हमारी आज की न्यूज है। इसमें से प्री मेंस इंटरव्यू को हम डिवाइड करके कुछ एक क्रक्स निकालेंगे और आप उसको नोट भी कर सकते हो, डे वाइज नोट्स बना सकते हो। मुश्किल से 10-15 ही पॉइंट्स बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं करीबन 102 सीट में। तो यहाँ फेज 1 में चल रहा है, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कितने फेज में इलेक्शंस होंगे। तो 7 फेज में इलेक्शंस होंगे, ये पहला फेज है। ठीक है, और करीबन 1.87 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो बाकी जो न्यूज है वो इतना एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन चीजों में तो आप पढ़ सकते हो। मैंने हाईलाइट करके दिया है कितनी कहाँ पे क्या होगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शंस रिफॉर्म्स या इलेक्टोरल सिस्टम, उसके बारे में कहा गया है। पार्ट 15 में आता है, पॉलिटिका पार्ट है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास आरपीए 1950, 1951 और डीलिमिटेशन कमीशन 1952 डील करता है। इसमें इतना ही एग्जाम के हिसाब से है। इंडोनेशिया में एक वोल्केनो फटा है, उसका नाम है माउंट रोआंग।
तो रोनते चला गया है, ऐसे करके याद कर लेना। नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड पे है, इंडोनेशिया में है। तो ये आइलैंड्स जो रिसेंट में फटते हैं उनके नाम आपको पता रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ये वोल्केनो पहली बार फटा था 1808 में। इंडोनेशिया में करीबन 120 एक्टिव वोल्केनो है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जो पैसिफिक के, जहां पे पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही, वहां पर ये बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर रिसेंट में एक ही दिन में 5 बार वो फटा है। ओके, यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है, बस इतनी सी न्यूज है, कोई खास नहीं है। ये भी एक छोटी सी पर्सन बेस्ड न्यूज है। वाइस एडमिरल जो त्रिपाठी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनको चीफ ऑफ द नेवी बना दिया जाएगा, बस ये नाम ध्यान रखना, कहीं पूछा जा सकता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में अगर हम देखो तो जो डीआरडीओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक इंडिजिनसली मतलब खुद से डेवलप करी हुई क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, दो तरह की मिसाइल होती है, एक होता है क्रूज मिसाइल, ठीक है, एक होता है क्रूज मिसाइल्स, तो जो ग्राउंड के पैरेलल चलती हैं, ठीक है, और दूसरी तरह की जो मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मतलब एंगल बना के ना, ग्रेविटी की तरफ से नीचे आती है, तो वो दूर तक मारती है। तो इस तरह से कुछ एक कैटेगरी बांट रखी होती है। तो इसके 5-7 पेज आपके पास तैयार होने चाहिए, कौन सी मिसाइल है, किस कैटेगरी में आती है, किस देश से हमने बनाई है, कितनी उसकी रेंज है, सुपरसोनिक है कि सबसोनिक है, इस तरह के 5-7 पेज ही बनते हैं। और बार बार उसको रिवाइज करने से इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है पेपर में हर बार, कि हमारी जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं दूसरे देशों के साथ, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो या मिलिट्री की हो, वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे भाई फ्रांस के साथ हमारी गरुड़ा भी है, वरुणा भी है। ओके, यूएस के साथ हमारी मित्रा करके है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड है। सॉरी, सूर्यकिरण नेपाल के साथ हो गई। तो इस तरह से करीबन 20-25 एक्सरसाइजेज हैं, वो हमें पता रहनी चाहिए। चलो, तो हमारा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट इंडिगो। इसमें हमने डीआरडीओ का ये फर्स्ट मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट था, उसके तहत ये चल रहा है। हमने खुद डेवलप किया है, और ये क्रूज मिसाइल है। कहां से हमने लॉन्च करी है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर जो उड़ीसा में है, वहां से हमने लॉन्च किया है। चंदीपुर बीच एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया था कि कौन सा ऐसा तट है, समुद्र तट, जो जिसमें पानी लिटरली पीछे चला जाता है और यू कैन वॉक ऑन द सी फ्लोर। तो इस तरह के जो जगह होती है जो बार बार पेपर न्यूज़पेपर में आ रही है, आप उसको मेंशन करके रख सकते हो अपनी एटलस में, डेली उसको मार्क कर लो। जैसे चंदीपुर आया, इसके अलावा कोई अरुणाचल प्रदेश की कोई जगह आई है, कोई यूपी की कोई जगह आई है, कोई कोस्ट पे कोई हिल आई है, तो एटलस पे धीरे धीरे मार्क करते चलोगे तो एक साल में वो पूरा मैप आप कवर कर लोगे। एक दिन में सारा नहीं होता है लास्ट में। ठीक है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में जगह मिल सकती है, तो जब बन जाएगी तब इसको हम नोट कर लेंगे। अभी इसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से छोटा सा आर्टिकल है कि इन्फोसिस ग्रोथ को लेके कुछ कमेंट कर रहा है, बट जो आई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, हेल्थ और एजुकेशन कैसे उसमें हमें हेल्प कर सकते हो। आईएमएफ कह रहा है कि भाई अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ग्रोथ करेगी। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, तो हमारा यूथ ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा, जीडीपी ग्रोथ करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटेंगे। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वहां पर भी हमारी ग्रोथ होगी, और ओवरऑल एक हेल्दी इकोनॉमी होने से हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हमारी रैंक ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज इंडिया अभी वर्ल्ड कैंसर ऑफ कैपिटल बना हुआ है, डायबिटीज और ये आम हो चुकी हैं। तो उस तरह से हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जितना होना चाहिए, बिकॉज 2045 के आसपास फिर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। जैसे जापान का हो गया, वहां पर एक टाइम पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया था, अब वहां पर लोग बूढ़े होने लगे हैं, एवरेज एज 50 क्रॉस कर गई है। तो इस हिसाब से जब तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का खजाना भरा है, हमें उसको लूट लेना चाहिए। ठीक है, और जैसे एक दो फैक्ट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि 15 मिलियन पीपल, मतलब 1.5 करोड़ लोग हर साल लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं, या 65% लोग 35 से नीचे हैं। इस तरह के जो प्री के फैक्ट्स होते हैं ना, वो आप याद करके रखा करो जब भी आप आंसर लिखते हो। तो अगर उसमें आपने कोई फैक्ट कोट किया है और वो फैक्ट भी कोई बहुत बढ़िया फैक्ट है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, यूनेस्को का, तो वो आपके आंसर्स में थोड़ी वैल्यू ऐड कर देता है, या इंटरव्यू में आप बोलते हो तो आपकी बात का वजन हो जाता है कि मैं इस फैक्ट के आधार पर ये आर्गुमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आप नोट कर सकते हो, इसमें कोई खास और है नहीं। ये जो अपने ही सीनेट में कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ जो हमारे ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो हमें सोल्व कर लेने चाहिए। अब इंडिया के साथ क्या ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं अमेरिका के? एक तो जो अमेरिका से, एक तो जो हमारे यहाँ सोलर पैनल्स बनते हैं,
तो हमारा जो एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का कंटेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई आप यहीं से सोलर पैनल से लोगे, अमेरिका से जो आते थे उनकी बिक्री कम होने लगी थी, या जो हम अपने व्हीट और राइस पर सब्सिडी देते हैं, ठीक है, तो उसको लेके भी अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट एशियन मार्केट में हम compete नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों एक तरह से एक कंटेंट मतलब दोनों पे मिक्सचर चलता रहता है। तो यहाँ पर ये मामला, इसका क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि यूएसए वाला समझ रहे हैं कि भाई हमें भी थोड़े ट्रेड डिस्प्यूट्स कम करने पड़ेंगे अगर दोनों को फायदा करना है, तो कुछ ऐसी सी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडीज हैं सोलर सेल्स पर, मॉड्यूल्स पे, तो वो उनकी उनके बिजनेस को हर्ट कर रही थी। कूल। इंडिया से जो एल्यूमिनियम स्टील वगैरह जाता था प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर यूएसए ने एक टाइम पर वो लगा रखे थे, टैरिफ लगा रखे थे, तो उन्होंने कम कर दिए थे। जो हमारी व्हीट के सब्सिडीज है वो उनको हर्ट करे। तो कुल मिला के क्रक्स यही निकल रहा है कि दोनों में अगर कोऑपरेशन होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तो दोनों मिलजुल के डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, फूड सिक्योरिटी, ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। चलो, अब ह्यूमन के केस मिल रहे हैं बर्ड फ्लू की, तो ये हमारे लिए एक एनॉर्मस कंसर्न है। बर्ड फ्लू नॉर्मली पहले देखा जाता है कि इंसानों में नहीं पाया जाता था, अब वो इंसानों में भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये एक कंसर्न है बस, H5N1 के नाम से इसको हम जानते हैं बर्ड फ्लू को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई मोर्टेलिटी है, इसमें करीबन 60% तक मोर्टेलिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बर्ड फ्लू को हम एवियन फ्लू भी बोल देते हैं। मोस्टली ये पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स में फैलता था, तो अब ये इंसानों में भी आ रहा है, बट इंसान से इंसान में फैलने का खतरा अभी तक इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी कोई खास कंसर्न है नहीं। ये हमारा आज का एडिटोरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसे क्रक्स बता देता हूं, फिर आपको कीवर्ड्स भी बता दूंगा। मुद्दा ये है कि साउथ चाइना सी जो है, वहां पर चाइना अपना डोमिनेशन दिखाता है। बाकी जो देश हैं उनको वो वहां पर थोड़ा प्रेशराइज करता है कि हमारा यहां तक कंट्रोल है। कोई भी देश है, उसके आसपास की जो लैंड के पास जो जमीन होती है, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब वो वहीं पे वही एक्सप्लोइट कर सकता है रिसोर्सेज को। उस एक लिमिट के बाद वो इंटरनेशनल वाटर में आ जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, बिकॉज वो पास पास में है। अब इंडिया के भी वहां इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बिकॉज इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। हमारा जो ओएनजीसी कंपनी है वियतनाम में जाके वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात है, अगर ऐसे एक देश दूसरे देश को कब्जाता रहा, तो धीरे धीरे तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा। तो ट्रेड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के हिसाब से वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने स्टैंड लिया है कि भाई वो चीज गलत है, चाइना को फॉलो करना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह का प्रॉमिस फिलीपींस को इंडिया दे रहा है। तो ये डायरेक्टली हम काउंटर कर रहे हैं चाइना को, बिकॉज चाइना भी इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश में जो गांव है उनको रिनेम कर रहा है। गलवान वैली में उन्होंने 3-4 साल पहले भी उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। तो इंडिया लुक ईस्ट की जगह अब एक्ट ईस्ट में बदल रहा है, और ये कहां तक सही है, तो ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव ही एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि यस, इंडिया स्टैंड इज चेंजिंग एंड इट्स necessary to counter the China's aggressive behavior to maintain maritime security, trade routes and regional peace and security। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आईआर में आप पकड़ के रखो कि 20-30 ही कीवर्ड्स हैं जिससे सारा आंसर आप पूरा कर पाते हो। ठीक है, एक बार मुद्दा पता रहना चाहिए कि मुद्दा क्या चल रहा है, बस एक बार समझ लो, बार बार वही कीवर्ड घूमते रहेंगे। तो ये हमारे टॉपिक कहाँ पे आएंगे, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो गई, रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में आ गया। ठीक है, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, साउथ चाइना सी में हुआ क्या है, फिलीपींस की जो सोवर्निटी है उसको इंडिया ने सपोर्ट कर दिया है। 2024 में जयशंकर जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट दिखाया फिलीपींस के लिए जब हम वहां पे मनीला में गए कि भाई आपकी सोवर्निटी को हम अपहोल्ड करते हैं। तो इंडिया का जो सपोर्ट है, इट सिग्निफाइज अ डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस कॉशियस एंड न्यूट्रल स्टैंड ऑन द साउथ चाइना सी। तो पहले हम सिर्फ न्यूट्रल रखते थे कि भाई तुम अपना देख लो हम अपना देख ले, बट अब हमने सामने से ये बोला कि हाँ होना चाहिए। तो ऐसे कैसे लाइन उठ के पेपर में आ जाती है, ये लाइन डाल दी कमेंट, तो इसके ऊपर फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो लुक इससे स्टार्ट हुई थी, एनर्जी मतलब पहले हम इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के हिसाब से देखते थे, अब हमने थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक या एक्टिव अप्रोच भी हमने स्टार्ट कर दी। तो इंडिया के जो इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ओएनजीसी का एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, वियतनाम के अंदर हमको प्रोजेक्ट मिल रखे हैं, तो वो उसको भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। चाइना के साथ हमारे संबंध हमेशा से ही थोड़े से गड़बड़ रहे हैं। 2020 में गलवान वैली वाला क्लैश हुआ, तो हम टाइम टाइम पर नेवल एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम चाइना का जो असर्टिव एक्शन है, चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, उसको हम काउंटर कर पाए। और आसियान जो ग्रुप है 10 कंट्रीज का, तो उसके साथ मिलके भी हम एक यू कैन से रीजनल सिक्योरिटी ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर एस्टेब्लिश हमको करना चाहिए। ठीक है? सारे मिलके करेंगे तभी तो काउंटर चाइना को होगा। तो इससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंडिया के ट्रेड रूट्स, ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मैंने बताया ना ये कीवर्ड्स, अभी भी जिन्होंने मेंस लिखा था एचसीएस का या किसी भी टॉपर की आंसर शीट देख लेना, यही कीवर्ड्स वो सजेस्ट करते हैं कि ये आपके कीवर्ड्स में आने चाहिए। बाकी तो बोल बच्चन टाइप का है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अनक्लोज हो गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, तो चाइना का जो एक्सपेंसिव बिहेवियर है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे हाईलाइट करके रखे हैं कि साउथ चाइना की क्वेश्चन यही बन सकता है कि साउथ चाइना सी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे कीवर्ड्स मतलब ऐसे 5 सब हेडिंग बनाओ। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, रीजनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप जब पार्ट में तोड़ते हो और उसके अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालते हो, तो मेरे हिसाब से एक एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाती है, रेदर देन आप पैराग्राफ में लिखते हो। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको अगर सब टॉपिक्स बना देते तो बेहतर रहता है। तो इस तरह से जो कीवर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, और चांसेस है कि प्री और मेंस इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती है। इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना, एक आर्टिकल डेली पढ़ा करो। मैंने अच्छे से हाईलाइट करके दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको पता रहना चाहिए। तो इस आर्टिकल को ऊपर 10-15 मिनट पढ़ने में लगाना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 4-5 न्यूज आपको काफी हेल्प करेंगी। कैसा लगा बताना। कल मिलते हैं। थैंक यू।